हाइड्रोजन के लाइमन सीरीज के अंदर एक ट्रांजिशन होती है। उस ट्रांजिशन से जो फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं तुम्हें उसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। अगर तुम्हें ये मालूम हो सप्लाइड एनर्जी कितनी है और वर्क फंक्शन कितना है तो मालूम कर सकती। क्या इन्होंने वर्क फंक्शन के बारे में कुछ बोला? कह रहे वर्क जो वेवलेंथ है किसकी, जो वेवलेंथ है फोटो इलेक्ट्रॉन की कितनी है 230 nm। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे एक कंडीशन लगा रखा है सेकेंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का मतलब है कि n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू 3 है, क्योंकि 2 से 1 ये लॉन्गेस्ट है और 3 to 1 सेकेंड लॉन्गेस्ट है, सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन है। और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रखी है, उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है। फोटो इलेक्ट्रॉन की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बता रखी है इसने, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बता रखी है। तो क्या हम इस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से उसकी वर्क फंक्शन फाइंड आउट कर सकते? आंसर है कर सकते। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से वर्क फंक्शन काउंट करना या कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर लेमडा नॉट दे रखा है तो हमें hc बाई लेमडा नॉट निकालनी है, इतना ही काम करना है। hc बाई लेमडा नॉट को w नॉट कहते हैं। तो वर्क फंक्शन हमने वहाँ से निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, सप्लाइड एनर्जी बच जाती है। तो सप्लाइड एनर्जी के लिए हमने क्या करा ना, ये जो ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं यहाँ से निकालते कितनी एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ से हमें निकल जाना है सप्लाइड एनर्जी और इस वाली पार्ट से निकल जाना है वर्क फंक्शन। इसे सब्सट्रैक्ट कर दी, काइनेटिक एनर्जी निकल गई, जो अपना काम है। निकाले कैसे फिर उसे निकालना आसान सा काम है। क्या करा, -13.6 इंटू हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 1 - 1/3 होल स्क्वायर। तो ये कितनी आ गई, -13.6 इंटू 1/9, 8/9। अब ये जो वैल्यू है 8/9, तो ये वैल्यू कितनी आ जानी है, ये करीब अगर हमने इसको 8/9 करा तो ये अप्रॉक्स थोड़ी कम आ जानी है। कितनी आ जानी है, 12 पॉइंट समथिंग आ जानी है। लेट इट बी 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द अप्रॉक्सीमेशन। अब इस वाले केस में हमें ये मालूम है कि सप्लाइड एनर्जी इसकी कितनी है, सप्लाइड एनर्जी है 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वेवलेंथ कितनी है। एक तरीका है इसे इस तरीके से कैलकुलेट करना। दूसरा तरीका क्या है, एक रूल है 1240 nm। इस वाले केस में अगर हमने nm में निकालनी है, लेमडा हमने nm में निकाली तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जानी है। काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जानी है किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा करो। तो 1240 डिवाइडेड बाई 230 तो कितनी हो गई भाई, 23 से करा तो कितने के आसपास आ गई ये आ गई कुछ 4-5 टाइम्स के आसपास आ गई। तो ये कितनी आ गई, करीब लगा लो इसे 5.2 लगा लो, कैसे 5.2 के आसपास लगा लो। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वर्क फंक्शन हमने एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन करी, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो ये अप्रॉक्स 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स आ गई। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई, अभी हमें जूल्स में निकालना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कोई आंसर है नहीं। तो क्या करते हैं, जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो ये करीब 16 इंटू 7, ये करीब 10 के 100 के अप्रॉक्स हो जानी चाहिए। तो 100 के अप्रॉक्स यहाँ पे एक ही वैल्यू है, ऑप्शन नंबर 1। 100 के अप्रॉक्स यहाँ पे एक ही वैल्यू है, ऑप्शन नंबर 1। So only one parameter has been given, that is du/r. And what you need to do, you need to find the v based on the Bose theory assumptions. So we know that there is nothing like ur. There is nothing like ur. But of course, force is equal to minus du/dr. So if I differentiate minus d/dr minus ke square by r cube, this will generate
it's a 3ke square by R4. So this is supposed to be equal to mv square by r. mv square by r is going to be 3ke square by r4. And what the value of v can be? That can be written like this: mvr is equal to nh by 2 pi. nh by 2 pi. So v can be written as nh by 2 pi m. Now put the value here. Put the same value here. It's a m by r, and this is n square h square by 4 pi square m square. This is equal to 3ke square by r4. Now I can cancel this r by this r. I can cancel this m by m. So now this can be written as n square h square by 4 pi square is equal to 3ke square by r cube. So this is mvr. So this is r square. Actually here r square will be there. So it is finally ke square by r. So what can be the value of r? This can be written as, it's a ke square into 4 pi square and 4 pi square m. It's a 4 pi square m by ke square. So this is going to be the value of r. But r is not the constant. I need to find the v. So what I will do? I will put this value here once again. So by applying the same value once again, nh by 2 pi, mvr is equal to nh by 2 pi. My concern is to find v. So I will write it like v is equal to nh by 2 pi into m, r. Put the value of r here. So v is equal to nh by 2 pi m. But the r square is there. In this case, what's the r square is there? It's a n square h square. So this side it's a n square h square. It's a n square h square. So I can write here. It is in the denominator. So I will start from n square. It's something like this: n square h square divided by ke square. So basically 3 will be here. So if I put the 3 here, so now it is 4 into 3 into 2. So it is 24 n cube h cube, 24 n cube h cube. So answer is option number 3. Answer is going to be option number 3. It may appear very easy, but it's a bit complicated. Why? Because names are very close. Some names are very close to each other. Then how to differentiate? Let's start with the first line. What they have told? The splitting of a spectral line in the magnetic field. When the word magnetic field is there, we know that splitting is of two types. This orbital is there. This can show splitting in the electric as well as magnetic field. Electric and magnetic field. In the case of magnetic field, it is known as Zeeman's effect. Whereas in the case of electric field, it is known as Stark effect. Both names are on the board. So be careful about this word, magnetic field. In the entire statement, they have not told that magnetic field has been replaced by electric field. It means a story is having only one type of the field, magnetic field. Now they are telling this arises because of the orbital motion as well as a spin of the electron. Now the second part is going to trap you, because generally you have learned that orbital motion is going to cause the splitting. But here another word has been used. A spin of electron is going to create the splitting. And second thing, which can be used to eliminate the options. Since electric field has not been mentioned, so we can remove all options that contains Stark. This contains Stark, this contains Stark. So we can remove these two options.
because there has been no evidence that electric field has been applied in place of the magnetic field. Still, the experiment is carried out in the presence of magnetic field only. Now, what's the Kerr effect? Kerr effect is a change in refractive index in electric field. If I change the intensity of electric field, the Ri is going to be changed. This is known as Kerr effect. So Zeeman is there, but Kerr is not related with the splitting. Kerr is related with the change in the refractive index. So the left out option is option number 2, but you don't know how to explain this. Of course, I came to the conclusion that option number 2 is the most accurate answer. But why it is? So let's go for this spectral splitting. This is the spectral splitting in the case of Zeeman effect and Stark effect. Since the Stark effect is not the part of the consent, so for time being we are not going to discuss. But see, generally what is happening? If I focus on this part, only one point has been there. But in the presence of electric field, how many lines are there? N number of lines are there. Whereas this has been originated from one dot. The same thing is here. One dot has created multiple lines. They may be overlapping, they may not be overlapping. But one dot has created multiple lines. What can be the chemistry behind this? Which logic is going to explain that a dot had generated so many spectral lines? So this is a story of electric field. In the case of magnetic field, this type of stories, they're almost similar stories, but of course this type of overlapping zones are not there. One dot has been converted into these 4 lines. Now what is the meaning of anomalous? What is the meaning of anomalous? You will see that word has been written, anomalous Zeeman's effect. So basically what is happening? Suppose this is orbital. This can be splitted in 2 parts. So like this. This can be written like this. Suppose this is the D. Suppose this is having D. This can be splitted like this. This is a D and this is in. So this is alpha, this is beta. No line is here, but here 2 lines are there. For convenience, for the sake of convenience, I have written alpha and beta. This is the normal Zeeman's effect. What will happen in this case? In this case, we are going to have the spectral line like this. And you will see that if this is the reference line, I have multiple lines like this. And numbering will be, if this is alpha, this is going to be alpha dash. This is going to be alpha double dash. This is beta. This is going to be beta dash. This is going to be beta double dash. So in this case where only 2L plus 1 lines are visible, in this case the formula has been changed to 2J plus 1. J is the total angular momentum. Of course, it's not very easy to visualize, but see, it is something like the rotation of the Earth. Earth is rotating around the Sun and as well as rotating around its own axis. So at one time, it's a orbital magnetic moment that interacts with the external magnetic moment. And we know that based on this interaction, we get the Zeeman's effect. But rotating electron, this is also going to create the magnetic field. Moving charge is going to create the magnetic as well as electric field. So why we don't consider that impact? Because the rotation of electron has created a magnetic field, although strength is going to be lesser. But even this lesser strength of the magnetic field is capable enough to interact with the external magnetic field. So there should be marginal impact. There should be an impact on this. And this impact is known as anomalous Zeeman's effect. So what will happen? In Zeeman's effect, we are going to have the symmetrical lining. Whereas in anomalous behavior, we are going to have
asymmetrical lines, means some lines are strong, some lines are weak, some lines are strong. But in this case, whether strong or weak, we are going to have a symmetrical lines. So I told you how to eliminate the option, and then we went for the details. Because magnetic field has not been changed, so I removed the Stark effect. Kerr effect has related with the Ri. So 3 options has been eliminated, and the left out option is option number 2. But how it came, we went in the details. Wavelength of ejected photoelectron has been provided. At this other side, transition has been provided. And what they want? They want to know what the kinetic energy of ejected photoelectron will be. What will be the kinetic energy of ejected photoelectron? But how these two are getting correlated? How these two are getting correlated? The answer is supplied energy minus work function. This is going to generate the kinetic energy of photoelectron, of ejected photoelectron. Work function has not been provided directly, but of course the indirect meaning has been given. They have given threshold wavelength. It means lambda naught has been given. Can we find W naught? Answer is of course W naught is HC by lambda naught. So I need to divide HC by the given value of lambda naught. Then I will get this value in the joules. So I came to know about this. What's about this? How to find the supplied energy? The concern is the hydrogen element, so N is going to be 1. It's a 13.6 into 1 by Lyman series is there. That's why it's a 1 by 1 square minus 1 by. You will see that the word has been written, and the word is, it should be second longest wavelength. So if it is 2 to 1, this is the longest wavelength. If 3 to 1, it's a second longest. If 4th to 1, third longest. I need to focus on second longest, so it's a 3 whole square. Now 13.6 into 8 by 9. This is 12.08 in terms of electron volt, because 13.6 is for electron volt. So I got the supplied energy. It's a 13.6. It's a 12.08. 12.08 minus. I need to find the work function by calculating by this. If we are having plenty of time, you can go like this. Otherwise, a shortcut is there. That Ke in electron volt is equal to 1240 divided by lambda in nanometer. If I apply this concept, I will get 1240 divided by 230. So 125 by 25, it is 5. So this is going to be, let it be 5.3. So 12.08 minus 5.03. This is very close to 6.7. 6.7 electron volt. But the given options are in the joules. But not a big deal. It's not a big deal. We know that to convert electron volt into joules, we multiply this part by 1.6 into 10 raised to power minus 19. So I will multiply this 6.7 into 1.6 into 10 raised to power minus 19. 1.6 and 6.7, it is very close to 10. So one decimal will come out. So it is something around 1 into 10 raised to power minus 18. 1 into 10 raised to power minus 18, only first option is very, very close to this. So first is the right answer. ये स्पेक्ट्रल लाइन की कहानी है, जहाँ पे उन्होंने ये तो बता रखा है कि एंगुलर मोमेंटम कितनी है, मगर इन्होंने इस वाली बात के ऊपर कोई क्लैरिटी दी नहीं कि वो ट्रांजिशन कौन से साइड से कौन से साइड की तरफ है। मान लो हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 5, अब 5 के बाद 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1, ये सारे टाइप के ट्रांजिशन एग्जिस्ट करते हैं।
ये इनमें से किसके बारे में पूछ रहा मालूम नहीं, लेकिन एक ऑप्शन है अपने पास। हमने क्या करा, उन सारी लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाली और ये मैच करा कि इन चार में से वो कौन सी वैल्यू है जो एग्जैक्टली मैच कर जाती। तो यहाँ भी कहानी के पहले हिस्से में हमने यही करना है जी कि फाइंड आउट करते एंगुलर मोमेंटम दे रखी है तो NH/2 पाई इज गोइंग टू बी एंगुलर मोमेंटम MVR। इसकी इन्होंने इकट्ठी वैल्यू दे रखी है, इसकी इन्होंने इकट्ठी वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे अगर हमने NN निकालनी है तो लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम विच इज 3.1652 इंटू 10⁻⁻34। इसे डिवाइड करा किस चीज़ से, इसे मल्टीप्लाई करा 2 पाई और h से डिवाइड कर दी। अब यहाँ पे देखो इन्होंने जो वैल्यूज ले रखी है कितनी बढ़िया है, 3.16 इंटू 10⁻⁻34। तुम चाहो तो बाकी चीज़ें भी ले सकते, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। और इस वाली साइड पे, नीचे की साइड पे तो कुछ भी नहीं है, ऊपर की साइड पे हमने 2 और पाई को मल्टीप्लाई करना है। इस वाली केस में ये 34 कैंसिल, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो n की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.14 की जगह क्या लिखा 3। अब यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज रहेगी कि ये जो ट्रांजिशन है वो 3 से 2 की तरफ है, ये ट्रांजिशन 3 से 1 की तरफ है। दोनों पॉसिबिलिटी, दोनों के बारे में बातें करते हैं। इसने इस वाली पूरे प्रोसेस के अंदर एलिमेंट कौन सी है, HE एलिमेंट कौन सी है, HE। तो हमें पता है जी कि ये V डैश इज इक्वल टू RZ² इंटू 1/N1 होल स्क्वायर माइनस 1/N2 होल स्क्वायर। ये करना है। R की वैल्यू इन्होंने छेड़ी नहीं, तो R की वैल्यू को ऐसे ही छोड़ देना है। हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 1/3 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। इस वाली पार्ट को सॉल्व करा तो क्या लिख सकते भाई, 4R इंटू 1/9 माइनस 1/4। दिस इज 4R इंटू दिस इज 5/36। तो ये क्या लिख सकते हैं भाई, 5R/9। एक ऑप्शन है 5R/9। अगर इसने 3 से 2 की तरफ ट्रांजिशन करी तो 5R/9 है, लेकिन इसने n से 3 से 1 की तरफ ट्रांजिशन करी हो तब इस वाले केस में सारी चीज़ें एक जैसी रहनी है, 4 इंटू R इंटू 1/9 माइनस 1/1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 4R/9। क्या 4R/9 कोई वैल्यू है? अगर होती तो क्या करते, लिख देते भाई B और C, ऐसे ही करते ना, मल्टी करेक्ट आंसर होता। मगर इस वाली केस में कोई मल्टी करेक्ट आंसर नहीं, क्योंकि इसके बारे में तो कोई डिस्कशन है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये है ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर।